साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्राइवर के पार्ट के संबंध में। दोस्तों ड्राइवर का मॉक टेस्ट यहाँ पर हम दोस्तों करने वाले हैं। आप सभी अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा सेशन यहाँ पे है दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों कि कोई भी एग्जाम पेपर हो जाता है तो उसमें 10-12% आज की क्लास में से पक्का आएगा, रासर का वादा है। इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो क्लास में आपको देने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं बता देता हूं ये DSSB का DSSB इसका 102/12 इस पेपर कोड का जो पेपर है मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा स्टडी एट होम जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामले में जारी लाइसेंस उसके जारी करने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। दोस्तों यहां पर पूछा है कि LMV, जैसे माना कि LMV लाइसेंस है तो ये कितने दिनों के लिए वैलिड होता है साथियों? तो ये होता है 20 साल के लिए। बात करता हूं HMV की तो ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। बात करता हूं कोई ज्वलनशील कोई पदार्थ का के लिए आप अगर बनाते हैं तो ये 3 साल के लिए होता है। यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये नियम है वो 2019 से बाद के मैं बता रहा हूं, इससे पहले कुछ नियम अलग थे, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 2, जिस उपधारा के तहत सभी ड्राइविंग लाइसेंस अपनी अवधि की समाप्ति से कितने दिनों के लिए वैलिड रहेंगे यह आपको बताना है। यानी कि कोई लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है फिर भी वो कितने दिनों तक वैलिड रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 30 दिन। मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जो 14 है ये बताती है कि आपका लाइसेंस है वो एक्सपायर होने के बाद में भी कम से कम 30 दिन आप इसको काम में ले सकते हैं, 30 दिन तक वैलिड रहेगा। बात करता हूं मैक्सिमम उम्र की, तो मैक्सिमम उम्र तक आपकी 50 साल उम्र हो जाए तब तक ये वैलिड रहता है। ये नियम है साथियों 2019 से पहले का। 2019 का बाद का जो नियम है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामले में जारी लाइसेंस उस व्यक्ति की कितनी उम्र तक प्रभावी रहेगा? परिवहन जो हैवी लाइसेंस है इसको तो हमने कह दिया कि भी ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 साल के लिए। लेकिन इसके अलावा जो लाइसेंस होते हैं वो किस प्रकार से? पहले इसका जो नियम था दोस्तों था 50 वर्ष। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 14 है दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कोई भी व्यक्ति जिसका लाइसेंस है उसकी 50 साल उम्र होने तक वो वैलिड है, रह सकता है, याद रख लेना साथियों। लेकिन ये था 50 साल का उम्र का जो है वो पहले नियम था पुराना। अब मैं बात करता हूं नए नियम की। तो यहां पर अब आप अगर 18 से 30 के बीच में आवेदन करते हैं तो 20 वर्ष या आपकी उम्र 40 वर्ष होने तक दोनों में से जो भी पहले होगा वहां तक आपका लाइसेंस वैलिड माना जाएगा। अगर आपकी उम्र 30 से 50 के बीच में है तो 10 साल के लिए आपका लाइसेंस है वो जारी किया जाएगा। याद कर लेना। 50 से 55 के बीच में अगर आप 50 से 55 के बीच में दोस्तों यहां पर अगर आप लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो इसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो आपके यानी कि 50 से 55 के बीच में आवेदन करते हैं तो 60 साल की उम्र तक 60 वर्ष की आयु तक ये वैलिड रहेगा। और 55 के बाद में करते हैं तो ये केवल 5 साल के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब ये है अगर आप 57 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो ये 62 वर्ष की आयु तक वैलिड रह सकता है। 59 में करते हैं तो 5 और जोड़ लो, 64 साल तक वैलिड रह सकता है। इसका उल्लेख कहां किया गया है? मोटर व्हीकल की एक्ट की जो धारा 14 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अस्थायी पंजीकरण धारा कितनी अवधि के लिए वैध होती है? मोटर व्हीकल एक्ट की दोस्तों धारा 43 इसके अनुसार कोई भी अस्थायी पंजीकरण जो होता है, अस्थायी पंजीकरण, अस्थायी RC इसको कह सकते हैं, कितनी वैलिड रहती है? 1 माह के लिए वैलिड रहती है। इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन विशेष कंडीशन में इसको रिन्यू करवाया जा सकता है। लेकिन वो कौन करवा सकता है? डीलर या जो निर्माता होते हैं वो। साधारणतः इसको रिन्यू नहीं करवाया जाता। आपसे पूछ ले तो रिन्यूएबल नहीं होती, आपको याद रखना है। दूसरी बात, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक नियम बताया था जिसमें मैंने टेम्परेरी RC को 6 माह के लिए वैलिड बताया था। मैंने बताया था धारा जो 53 है किसकी है? CMVR की। उसका मैंने आदेश भी दिखाया था और इसके तहत 6 माह तक जो टेम्परेरी RC होती है, TRC होती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो नियम है साथियों जो वाहन मालिक होते हैं, गाड़ी का जो उपयोग करते हैं उनके लिए नहीं था। ये नियम किनके लिए है? निर्माता कंपनियों के लिए। निर्माता
एक तो निर्माता हो जाएगा, एक डीलर हो जाएगा। इन दोनों के लिए वैलिड रहता है। दोनों के लिए टेम्परेरी आरसी का जो प्लेट का रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन हम जब खरीदेंगे तो हमारी जो टेम्परेरी आरसी जारी की जाएगी हमारे वाहन की, उसका रंग लाल नहीं होगा, उसका रंग पीला हो सकता है अगर परिवहन वाहन है, सफेद हो सकता है अगर दोस्तों इसका ये प्राइवेट गाड़ी है। अब आपको सर ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके ऊपर जो अंक और अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों, लाल होते हैं, लाल होते हैं। इसके संबंध में एक अलग वीडियो तैयार करके आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यहां पर अस्थायी पंजीकरण 1 माह के लिए जारी होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज है, त्रिभुज में मोटी सड़क है, साइड में जा रही है एक छोटी सड़क, मतलब कि बाएं छोटी सड़क, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या ये क्या हो गया 5 है 6, ठीक है। जब एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन को दूसरे राज्य में से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है, कितनी अवधि के लिए दोस्तों, यहां पर बात हो रही है धारा 47, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 47 है, वो उल्लेख करती है अन्य राज्य के बारे में। अंग्रेजी में बात करता हूं अदर स्टेट, यानी आप अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप इसको अधिकतम 12 माह के लिए रख सकते हैं। 12 माह प्लस आप अगर रहना चाहते हैं तो आपको फॉर्म संख्या 27, फॉर्म 27 में असाइनमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। असाइनमेंट इसको बोलते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या होता है, ये होता है अपने वाहन का दूसरा पंजीकरण करवाना, दूसरे राज्य में नया रजिस्ट्रेशन करवाना। अब ये होता है असाइनमेंट फॉर्म में दोस्तों, इसके लिए आपको धारा 48 का पालन करना पड़ेगा। धारा 48 क्या है, एनओसी। अब एनओसी जारी होती है, क्या होता है एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं और एमपी में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एमपी का जो आरटीओ होगा वो ये कंफर्म करेगा कि कहीं आप राजस्थान में आपने कोई चोरी डकैती या कोई पुलिस में कोई प्रकरण तो आपके इस वाहन का नहीं चला है, इसके लिए एनओसी है वो वहां से मांगी जाएगी। एनओसी दोस्तों कितने माह के लिए वैलिड रहती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप आरटीओ में आवेदन कर देते हैं तो एनओसी कितने दिनों के अंदर जारी कर देनी चाहिए, ये नियम है, आपको ये भी बता देना है। तो यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो एनओसी। अब एनओसी कौन सी फॉर्म में जारी की जाती है, फॉर्म संख्या 28, फॉर्म संख्या 28 में आपकी एनओसी जारी की जाती है। अब आपको 2 प्रश्न बताने हैं, एक तो एनओसी की वैलिडिटी बतानी है और एक दोस्तों कितने माह कितने दिनों में आरटीओ आपको एनओसी देगा या मना करेगा, रीजन के साथ मना करेगा, ये होता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 7, किसी नशीली दवा या मनोरोगी पदार्थ के आदतन व्यसनी को किस अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकता है। 1990 का 61, 1981 का 61, 1982 61 और 1985 का 61। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 का 61। ये आपके शराब से संबंधित एक अधिनियम है जो बना था, इसकी धारा तो 61 है, वो इसके बारे में उल्लेख है साथियों करती है। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान है साथियों रखना है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 70। धारा 70 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी धारा 71 के प्रावधानों के अधीन यह अनुमति प्रदान कर सकेगा। क्या, अनुबंध वाहन परमिट, निजी वाहन परमिट, सार्वजनिक वाहन परमिट, स्टेज वाहन परमिट। तो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा साथियों। आप सभी को पता है कि जो धारा 70 है इसमें तो आवेदन किया जाता है परमिट के लिए, 71 में जारी किया जाता है किसके लिए, स्टेज कैरिज के लिए। अब आप कहोगे सर ये स्टेज कैरिज क्या होता है, तो इसको हिंदी में मंजिली गाड़ी के नाम से जाना जाता है, मंजिली गाड़ी। अब आपको सर ये मंजिली गाड़ी ये भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कह सकता हूं यात्री गाड़ी, सार्वजनिक यात्री गाड़ी इसको कह सकते हैं। इसको जारी किया गया जो आपका परमिट होता है वो 1 साल के लिए जारी किया जाता है, 1 वर्ष आपको याद है वो रखना है। ऑप्शन नंबर इसका स्टेज वाहन परमिट डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 9, मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटक वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन खालिस्तान पूरा करता है। तो आपको याद रखना है, एक होता है साथियों मोटर टैक्सी, इसका याद रख लेना। एक मोटर टैक्सी से अदर कोई व्हीकल है, अदर व्हीकल। एक आपका स्टेज कैरिज है, स्टेज कैरिज है। इन तीनों का अलग अलग है। मोटर टैक्सी 9 साल पुरानी हो जाएगी तब तक परमिट ले सकती है, अन्य व्हीकल 8 साल पुराने होने तक ले सकते हैं। स्टेज कैरिज को साथियों यहां पर प्रत्येक 1 साल के लिए परमिट दिया जाता है। धारा 87 अस्थायी परमिट है जिसमें 1 से लेकर 4 माह तक का परमिट देते हैं। धारा 88 विशेष परमिट है, 4 माह से लेकर 12 माह तक परमिट देते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थानांतरण पर जाने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को अपने
स्थानांतरण की सूचना स्थानांतरण के कितने दिनों के भीतर देनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था धारा 47 क्या था, अन्य राज्य, क्या था, अन्य राज्य था। और धारा एक होती है 49, धारा 49 होती है उसी राज्य में अगर आप ट्रांसफर कर जाते हैं, जैसे आप जयपुर से अजमेर चले गए हैं, तो आपको क्या करना है, आप जयपुर से अजमेर दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो जा सकते हैं स्थायी रूप से कि आप वापस नहीं आएंगे, एक होता है अस्थायी रूप से। तो यहां पर दोनों में अलग अलग है। स्थायी रूप से चले जाते हैं तो 30 दिन में आपको पता परिवर्तन के लिए आवेदन करना है। अगर आप अस्थायी रूप से जाते हैं 6 माह के लिए आप वहां पर रुक सकते हैं, वापस आ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रुकना है तो आपको आरसी में पता परिवर्तन करवाना पड़ेगा। आपको याद है वो चीज रखनी है। दूसरे स्टेट की बात आ जाए तो यहां पर 12 माह हो जाता है धारा 47 के तहत। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। किस धारा के तहत कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी किसी आवेदन पर माल ढुलाई परमिट दे सकता है। माल ढुलाई परमिट देने के लिए दोस्तों धारा 77 में जारी किया जाता है। सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने धाराएं लिखी हैं। धारा 70 एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरिज परमिट, ग्रांट ऑफ स्टेज कैरिज परमिट यानी कि 77 में आवेदन, 72 में जारी करना, 73 में एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अनुबंध वाहन के लिए आवेदन, ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट यानी कि 74 में जारी करेगा, 76 में एप्लीकेशन यानी आवेदन प्राइवेट सर्विस व्हीकल के आवेदन होता है, एप्लीकेशन फॉर गुड्स कैरिज व्हीकल इसके लिए आवेदन होता है, ग्रांट ऑफ गुड्स कैरिज परमिट। ठीक है। धारा 81 ड्यूरेशन और रिन्यूएबल, बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना। धारा 81 में ड्यूरेशन यानी अवधि और रिन्यू। धारा 82 ट्रांसफर ऑफ परमिट स्टार लगा लेना साथियों। धारा 83 रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल ये भी स्टार लगा लेना साथियों। धारा 85 जनरल फॉर्म ऑफ परमिट से दोस्तों इसके भी स्टार लगा लेना। धारा 86 कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन इसको भी स्टार लगा लेना। धारा 87 टेम्परेरी परमिट इसको भी स्टार लगा लेना। तो ये स्टार वाली है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखनी है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इसीलिए मैंने आपके सामने रखी है। प्रश्न संख्या 12 है। यह चित्र क्या संकेत करता है? गोल आकृति मतलब आदेशात्मक, सामने काटा कोटा नहीं गया है मतलब सामने जाना, केवल आगे अनिवार्य ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुबंध वाहक परमिट के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रस्तुत आवेदन पर किस धारा की उपधारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुबंध वाहन परमिट है वो प्रदान कर सकता है? आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता है, इसको जो परमिट जारी किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो अभी हमें पिछली वाली स्लाइड में अभी हमने पढ़ा था कि धारा जो 73 होती है इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए आवेदन और 74 में जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? 73 और 74 यानी कि यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जारी करने की बात करते हैं तो 74 हो जाता है। 74 73 और 74 याद करना है किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के मामले में। प्रश्न संख्या 14 धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास में क्या नहीं होगा? जब तक उसके पास में धारा 56 के तहत जारी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र को फॉर्म संख्या 38 में जारी किया जाता है। अवधि की बात करता हूं साथियों। अवधि इसकी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होता है आपके कॉमर्शियल व्हीकल सीई, एक होता है प्राइवेट व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए दोस्तों प्रथम बार नया वाहन खरीदते हैं तो 2 साल, उसके बाद में 1 साल, इस प्रकार से होता है। प्राइवेट व्हीकल के लिए 15 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र है जारी किया जाता है। फिटनेस नहीं बनाया गया तो साथियों आपका इसका जो आरसी है वो भी नहीं बनाई जाएगी। तो ये बात आपको ये भी है, थोड़ा सा ध्यान है रखना है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है। जब किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिनों तक कर सकते हैं? बात आई है साथियों उपयोग की। तो उपयोग में वो एक सूचना देने में, दोनों में अंतर होता है साथियों। उपयोग आप 3 महीने तक कर सकते हैं, 3 माह है। सूचना आपको 1 माह में देनी पड़ेगी आरटीओ को। तो याद रखना है इसका हो जाएगा 3 महीने। प्रश्न संख्या 16 परमिट धारक परमिट देने वाला प्राधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन से बदल सकता है। दोस्तों रिप्लेसमेंट की बात आ गई है रिप्लेसमेंट की। अभी मैंने आपको बताया था रिप्लेस अगर करना है तो धारा 83 याद कर लेना। रिप्लेस में धारा 83 है, इसमें उल्लेख किया गया है वो उसी प्रकृति का वाहन है उससे आपका रिप्लेसमेंट है हो सकता है। यानी कि जैसे आपके कार है, कार के लिए परमिट लिया है, अब आप कार के परमिट दूसरी कार से इस परमिट को है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर ट्रांसफर की बात हो रही है, परमिट को आप अंतरण कर देते हैं, वाहन के अन्य मामले में बदला जा सकता है। यानी बदलाव
कर सकते हैं वाहन में। प्रश्न संख्या 17, धारा 87 के तहत जारी अस्थायी परमिट, धारा 88 की उपधारा 8 में के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर, दोनों को छोड़कर साथियों, अस्थायी धारा 87, एक हो गया विशेष परमिट हो गया धारा 88, इन दोनों को छोड़कर बात हो रही है। अन्य परमिट कितनी अवधि के लिए वैध रहेगा? तो साथियों एक होता है स्टेज कैरेज, इसको भी छोड़ दें आप। अब स्टेज कैरेज की 1 माह होती है, 1 साल होती है, 1 वर्ष होती है साथियों, सॉरी। और आपका अस्थायी परमिट होता है, इसे 1 से 4 माह तक इसका रहता है। और जो विशेष परमिट होता है 4 से 12 माह के बीच में जारी किया जाता है, याद रख लेना। अब बात करता हूं अन्य के मामले में, 5 वर्ष के लिए आपका परमिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परमिट का उपयोग करने वाले के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर परमिट प्रदान करने वाला परिवहन प्राधिकारी को सूचित करना होगा। मैंने आपको बताया था उपयोग की बात आ जाए तो कितना होता है? 3 माह होता है। क्या लिखा? उपयोग की बात आ जाए तो 3 माह होता है। और अगर सूचना की बात आ जाए, सूचना आपके 1 माह होता है। याद कर लेना पूरा का पूरा, कुछ भी कंफ्यूज इसमें नहीं है। तो इसमें सूचित करना 30 दिन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 19, वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट को रिन्यू करवाया जा सकता है? रिन्यूअल के संबंध में साथियों आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था धारा 81 याद कर लेनी है। धारा 81 रिन्यूअल के संबंध में है। तो आपको पता होगा एडवांस रिन्यू आप केवल 15 दिन है वो कर सकते हैं, एडवांस रिन्यू केवल 15 दिन पहले कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कहीं देयता यानी कि कैपेबिलिटी, देयता का प्रयोग किया जाता है। देयता किस धारा के अधीन शामिल है? तो देयता का उल्लेख धारा 40 में वो किया गया है। यानी कोई दुर्घटना हो जाती है, जो आपका वाहन का बीमा होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, इन बीमाओं से संबंधित जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं, इनकी भरपाई करना, यह होता है देयता, एक तरह का क्लेम है। तो यहां पर इसका उल्लेख धारा 140 में किया गया है। प्रश्न संख्या 21, किसी परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस परमिट का अंतरण उस वाहन के उत्तराधिकारी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसके लिए कितने दिनों के भीतर आवेदन करना होगा? मैंने बताया था उपयोग, एक तो बताया था उपयोग, एक बताया था सूचना देना, सूचना, एक है आवेदन। आपको याद करना है कि भाई उपयोग 3 माह कर सकते हैं, 3 माह है। सूचना आपको 1 माह में देनी है, आवेदन आप 3 माह में कर सकते हैं। तीनों फैक्ट आपको याद कर लेना परमिट के। तो इसका हो जाएगा 3 माह का हो गया, ये रहा। प्रश्न संख्या आपके 22, एकदम सिंपल है, कार है, फिसलती नजर आ रही है, फिसलन भरी सड़क हो जाएगा। तृतीय पक्षी बीमा पत्र की नवीनीकरण करना चाहिए। दोस्तों तृतीय पक्षी बीमा यानी थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में यहां पे आपको पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 146 है, धारा 146, धारा 147, 46 में है नीड यानी आपको बीमा की आवश्यकता होगी, और 47 में है थर्ड पार्टी जो रिस्क है इसका जो बीमा होना चाहिए। अगर आप इन दोनों धाराओं का उल्लंघन करते हैं, धारा 196 में लागू होती है। धारा 196 में लागू होती है तो यहां आपकी जेब से 2000 और दूसरी बार में 4000 का जुर्माना, साथ ही 3 माह अगर आप दादागिरी करते हैं 3 माह आपको जेल भेजा जा सकता है, याद कर लेना। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्टी रिस्क। जो थर्ड पार्टी रिस्क बीमा होता है इसको हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, याद कर लेना, 1 साल में 1 बार। प्रश्न संख्या 24, बीमा प्रमाण पत्र का मतलब है धारा खालिस्तान की उपधारा 3 के तहत अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र। बीमा प्रमाण पत्र का मतलब क्या है? धारा 147 से धारा 146 से इन दोनों के तहत जारी किया गया जो प्रमाण पत्र होगा वही बीमा प्रमाण पत्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न 25, त्रिभुज में है, नीचे से चौड़ी है, ऊपर जाके संकरी हो रही है, मतलब कि आगे सड़क क्या है? आगे संकीर्ण सड़क है, सी सही जवाब हो जाएगा। दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर का कर्तव्य क्या होता है? चिकित्सा का ज्ञान, सुरक्षा के सभी उचित कदम है वो उठाना एक ड्राइवर का कर्तव्य होता है। बात आ गई ड्राइवर के कर्तव्य की। ड्राइवर का कर्तव्य होता है वो किस धारा के तहत होता है? कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें अगर ये इस धारा का उल्लंघन करता है, कौन सी धारा लगती है। तो दोस्तों आपको ये भी बताना है धारा। कभी आप एक कोई दुर्घटना हो गई है, आप घायल व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं, आप एक चालक हैं, तो इसका उल्लेख ड्राइवर के कर्तव्य किसी दुर्घटना के मामले में ऐसा उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, उस धारा का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना है और कौन सी धारा में है, यह भी आपको थोड़ा सा यहां पर है ध्यान से साथियों बताते रहना है।
मैं पानी पी लेता हूँ इतने में, आप थोड़ा सा इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। सभी कमेंट सेक्शन में है वो जवाब देंगे साथियों, सभी है इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में पक्का देंगे। तो साथियों आपने इसका जवाब बता दिया होगा। मैं पानी पी लेता हूं। तो चलो शुरू करते हैं साथियों आगे सेशन। तो बात आई ड्राइवर के कर्तव्य के बारे में। तो साथियों आप सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में आपने जवाब दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो दोस्तों धारा 134 है ड्राइवर का कर्तव्य के बारे में बताती है। धारा 134 के अनुसार किसी दुर्घटना के मामले में एक ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि वह घायल व्यक्ति की सहायता करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपराधी हैं। धारा 187 दुर्घटना के मामले में चालक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, कितना का जुर्माना है? 5000 का जुर्माना है प्रथम बार में 5000 का जुर्माना है, 6 माह की जेल का प्रावधान है। दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना है और 6 माह का जेल का, सॉरी यहां पे 12 माह हो जाएगा, यहां पर 12 माह हो जाएगा। 12 ये दोस्तों सॉरी मैं माफी चाहूंगा। दूसरी बार में जेल कितनी मुझे नहीं पता। पहली बार में 5000 जुर्माना 6 माह है, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना है। धारा 187 का उल्लंघन होने पर, किसका उल्लंघन? धारा 134 का उल्लंघन होने पर आपको याद कर लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा? धारा 134 धारा 187 हो जाएगा इसका पालन नहीं करने पर जुर्माने वाला। प्रश्न संख्या 27, खतरनाक या जोखिम भरे माल को ढोने वाले वाहन के मामले में किस सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम के तहत एक बीमा की नीति होनी चाहिए? 1991 का 6, 1992 का 6, 1990 का 6 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का साथियों आप सभी को पता होगा कि जवाब क्या हो जाएगा? 1990 का 6। 1990 का 6 है, इसमें एक सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम है वो पारित किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, ये चित्र क्या संकेत करता है? साथियों आपके सामने 3 संकेत होते हैं। एक होता है ऐसे करके ऐसे हो गया, एक आपके सामने ऐसे करके ऐसे है और एक सामने एक आपके पास में कौन सा है? आप कौन सा बच गया? एक बच गया ये। तो ये तो क्या होता है? ये होता है कर्व। कर्व को हम मोड़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोड़। ये क्या है? ये उल्टा घुमाव है। उल्टा घुमाव, उल्टा को हम रिवर्स भी बोल सकते हैं साथियों। क्या बोल सकते हैं? रिवर्स। इसको ही कैंची मोड़ बोला जाता है साथियों, कैंची मोड़। ये होगी आपके साथियों हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड साथियों हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अब बताना है ये क्या है। तो ये है दाएं बाएं उल्टा मोड़, बाएं उल्टा मोड़ हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 है, पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास आपको सभी को करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण करने से इनकार कर सकती है यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन इतने समय के बाद में किया जाता है। एक तो है एमवी एक्ट 2019 में संशोधन हुआ है, इससे पहले की बात, एक बाद की बात, ये तो हो गया बाद में, ये हो जाएगा पहले। तो पहले की बात करता हूं तो 5 वर्ष था, पहले 5 वर्ष था इसका जवाब, लेकिन अब बाद में अब 1 वर्ष हो गया है। अब ये लिखा गया है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 15, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जो 15 है, इसमें लिखा गया है आप रिन्यूअल केवल 1 साल पहले या बाद में करवा सकते हैं। 2019 से पहले 5 साल था, अब बी हो गया है, अब आपको बी मानना है साथियों, सभी ध्यान रखना है। अनुमोदित विनिर्देशों की प्रकाशन तिथि से स्टेज वाहन परमिट को कितनी अवधि के लिए निरंतर उपयोग से रोका नहीं जा सकता? बात आई है स्टेज कैरिज परमिट की, यानी कि जो आपकी यात्री वाहन है स्टेज कैरिज, जिसे मंजिली गाड़ी कहा जाता है, तो इसके लिए जो परमिट होता है 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। 1 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष साथियों हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये पेपर काफी अच्छा पेपर यहां पर रहा है साथियों। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा है, मेरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसमें आपको मजा आया है, तो आप हमारा चैनल स्टडी एट होम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास में भेज सकते हैं। खुद आप जो हमारा ऐप है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अंदर जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 333 रुपए में दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स है आपको मिलता है। इसमें पूरी थ्योरी क्लासें मिलती है, पूरा का पूरा सिलेबस है, थ्योरी क्लास प्लस इनकी पीडीएफ आपको डेली मिलती है। अभी तक हमने लगभग 82 क्लासें इसमें करवा दी है, आपको याद हो तो। इसके साथ में आपको 6 स्टडी एट होम की जो बुक पीडीएफ है वो साथ में फ्री मिलती है। क्या मिलती है? फ्री। एक यहाँ पर आपको दोस्तों डेली टेस्ट मिलता है, डेली टेस्ट मिलता है जिसमें आपको 25% डेली मिलते हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ मिलती है। साथ में दोस्तों
आपको यहाँ पर वीकली टेस्ट मिलता है। वीकली टेस्ट है दोस्तों, इसके साथ में मिलता है फ्री में। ये चीजें फ्री में मिलती है। ओल्ड पेपर हमारे पास में दोस्तों, ओल्ड पेपर है यानी पुरानी बच्चों के पेपर है, वो दोस्तों लगभग 40 पीडीएफ हमारे पास में मौजूद है। तो ये भी आपको इसमें कोर्स में फ्री मिलते हैं अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो। ये ऑफर मात्र 2 दिन तक है, आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे अगर जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं या अपना जो ड्राइवर बनने का सपना है उसे साकार करना चाहते हैं, अगर अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं, आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो एक सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही संसाधनों का चुनाव करके सही जगह से तैयारी करके आप अपने एग्जाम में जाएं और सफलता की कहानी है वो वापस लेके आए और लोगों को सुनाएं कि मैंने राज सर से ऐसे क्लास ली थी, वहां से कोर्स लिया था, मात्र 333 रुपए में कोर्स ज्वाइन करके मैं आज जॉब लग चुका हूं। दोस्तों ऐसे कारनामे राज सर कर सकते हैं। हम पिछले 6 वर्षों से दोस्तों इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप यहां पर जो मैंने आज की क्लास ली है उसको देखकर भी आपको लगा होगा कि हम हर एक पर्सन की है वो बाल की खाल कैसे निकालते हैं, बाल की खाल कैसे निकालते हैं। तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अगर कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिए हैं, तुरंत फोन उठाएं, मैसेज करें या फोन कॉल करें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।